अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जो मैंने कहानी का पार्ट 1 आप लोगों को सुनाया था, आज वहीं से उसी का पार्ट 2 आपको सुनाता हूँ। शुबाज साहब की कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी थी, और शुबाज साहब की ही ज़ुबानी कल आपको जहाँ पे मैंने छोड़ी थी कहानी कि शुबाज साहब ने आवाज़ सुनी थी और उसके बाद बदबू फैली हुई थी पूरे कमरे के अंदर, जले हुए गोश्त की बदबू। घुप अंधेरा था और उसके बाद टटोलते टटोलते अंदाज़ों के साथ वो खिड़की तक पहुंचे क्योंकि लाइट चली गई थी। घुप अंधेरा हो गया था कमरे में, और जब पर्दा हटाया और खिड़की खोली थी तो चांदनी रात में उन्होंने देखा था झाड़ियों से भरा जो लॉन था, उसी लॉन के अंदर पुराने जंग आलूद झूले के ऊपर बैठी, सफ़ेद कपड़े पहनी, मुंह पे बाल गिराए वो बैठी, झूला झूल रही थी। और वो जो कमरे में आवाज़ आ रही थी चरचराने की, वो उसी झूले के जंग आलूद होने की वजह से, जब झूले की वो बंधा हुआ लोहे का जंजीर हिलता था तो एक आवाज़ आती थी, चा चा। वो एक झूले के जंग आलूद होने की आवाज़ थी। और जब आंखों ने देखा तो उसी झूले पे बैठी एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत, जिसके मुंह पे बाल ही बाल थे। और उसी खिड़की से खड़े हुए शख्स ने जब उसी औरत को देख लिया जिसके मुंह पे बाल थे और बैठी झूला झूल रही थी, तो तभी वो झूला झूलती हुई औरत रुक गई। झूला भी जो झूल रही थी वो झूला भी रुक गया, लेकिन उसके बावजूद झूले की चरचराहट अभी भी आ रही थी जो रुक चुका था। और उसने चाहा कि वो पीछे हट जाए, इस खिड़की से दूर हो जाए, लेकिन वो जैसे मुजस्सम सा हो गया, बुत सा बन गया, हिल तक ना सका। और उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने उस बालों से ढके हुए चेहरे को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ करना शुरू किया, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वो जान गई थी ऊपर वो खिड़की खोल के खड़ा मुझे देख रहा है, और वो अपने चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर देख रही थी। और जब उसने अपना चेहरा ऊपर कर लिया तो अभी भी चेहरा बालों से ढका हुआ था। तभी एक उसका काला स्याह हाथ, जिसके नाखून 2, 3, 4 इंच के, 3, 4, 4 इंच के बढ़े हुए टेढ़े मेढ़े से नाखून थे उस काले स्याह भदे से हाथ के ऊपर, उन नाखूनों के साथ उसने अपनी एक आंख के आगे से बाल हटाए। और जो चेहरा ऊपर की तरफ उस था, ऊपर की तरफ देखते हुए जब अपने चेहरे से उसने बाल हटाए तो काला स्याह चेहरा था। उस काले स्याह चेहरे के अंदर जो एक आंख जो बालों में छुपी हुई थी, जब बाल हटे और वो आंख नजर आई, लाल सुर्ख आंख थी, ऐसी लाल सुर्ख जैसे जलता हुआ कोयला हो। ऐसा कोयला जो जलते हुए बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया वो आग की वजह से, ऐसी बड़ी बड़ी लाल सुर्ख उसकी आंख थी। और वो ऊपर की तरफ देख रही थी। ये आखिरी मंजर था जो उस ऊपर खड़े हुए शहबाज अदनान ने देखा, और वहीं गिरा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली उसी कमरे के अंदर, तो उसने देखा कि वो उसी जगह पे गिरा पड़ा है। उसने आंख खोली और वो एकदम उसने सोचा, ये मुझे क्या हुआ है, मैं इस जगह पे क्यों लेटा हुआ हूं, मुझे तो बेड पे सोया होना चाहिए था, मैं इस जगह पे क्यों हूं। तो उसको एकदम से याद आया, जैसे वो कह रहा हो, मैं सोया तो अपने बेड पे था, लेकिन मैं इस जगह पे क्यों आ गया हूं। फिर उसको याद आया, रात एक मंजर था जो उसने देखा था, अजीब सा मंजर। हाँ, वो एक मंजर था बहुत अजीब सा। एकदम से जब वो सारा मंजर उसको याद आया तो वो एकदम से डर गया और उसने नौकर को आवाजें देना शुरू कर दी। नौकर शायद अभी उठ रहा था, आज ये वक्त से पहले उठ गया था, ये लेट उठता था, नौकर तो जल्दी उठ जाता था। साहब के लिए उसने नाश्ता बनाना होता था, तो नौकर एकदम परेशान हो गया, साहब आज जल्दी क्यों उठ गए। साहब की आवाज़ें सुन के नौकर भागता हुआ आया और कहा, जी साहब क्या हुआ। तो साहब ने गुस्से से कहा, तुम घोड़े गधे बेच के सोते रहते हो, तुम्हें कुछ पता भी है यहां क्या हुआ है। मेरे कपड़े लपेटो, मेरा बैग बनाओ, मुझे जाना है, मुझे यहां नहीं रुकना, मैं अब इस भूत बंगले में नहीं रुक सकता। वो खड़ा साहब का मुंह तकता रहा और कहा, साहब भूत बंगला, कौन सा भूत बंगला साहब, किस भूत बंगले की बात कर रहे हैं। तो अदनान गुस्से से मुड़ा और उसको देख के कहा, यही भूत बंगला, और कौन सा। कहा, साहब क्या बात कर रहा है साहब, भूत बंगला तो नहीं है, पुराना ज़रूर है,
लेकिन इधर कोई भूत वूत नहीं रहता। उसने कहा तुम्हें कैसे पता होगा भूत वूत रहता है, तुम तो घोड़े गधे बेच के ऐसे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे खराटे ले रहे होते हो, पूरे घर में तुम्हारे खराटे गूंज रहे होते हैं, तुम्हारे तो खराटे इतने खौफनाक है कि भूत भी भाग जाए, तुम्हें कैसे होश होगा। तो बोला नहीं साहब, हम तो काफ़ी अरसे से इधर है, हम तो कभी भी अकेला भी रहे, हम तो कभी भी भूत नहीं देखा साहब, आप किधर भूत देख लिया। उसने कहा इधर रात चुड़ैल थी, चुड़ैल पिकनिक मनाती रही है, चुड़ैल नीचे लॉन के अंदर बैठ के उसने पिकनिक मनाई है, झूले झूलती रही है। मैं कहाँ तुम्हारे साथ सर खपा रहा हूँ, तुम्हें क्या पता चुड़ैल कहाँ से आ गई और कहाँ बैठ के वो झूले झूलती रही जो रात को इतनी गहरी नींद सोता है। साहब किधर झूला देखा आपने, किधर झूला है साहब। उसने कहा इधर आओ इधर आओ, उसका बाजू पकड़ा और उसका बाजू पकड़ के उसी खिड़की के पास उसको ले गया और कहा वो देखो नीचे झूला। जब अदनान ने नीचे देखा, नीचे दरख्त जरूर था लेकिन कोई भी झूला नहीं था। तो मुलाजिम भी नीचे देखता रहा जैसे पूछना चाह रहा हो साहब किधर है। और जब उसको नजर ना आया तो वो बोल ही पड़ा साहब किधर है झूला, किस झूले की बात कर रहा है साहब। और अदनान भी नीचे देखता रहा, उसको कहीं पे झूला नजर ना आया। खुद भी परेशान हुआ कि कहाँ गया झूला। उसने कहा यहाँ पे झूला था, मैंने रात देखा है। उसने कहा नहीं साहब इधर कोई झूला नहीं है साहब, इधर कोई असेब वसेब नहीं है, इधर कोई चुड़ैल नहीं है साहब, हम कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा, हम तो अकेला रहता है साहब, अब ख्वाब में डर गया होगा साहब। अब अदनान को एहसास हुआ वो डरने वालों में से तो नहीं है, लेकिन वो जो कुछ रात को देख चुका था वो सपना नहीं था, वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत थी। लेकिन वो खुद भी कशमकश में पड़ गया, क्या वाकई ऐसा तो नहीं मैं ख्वाब देख बैठा हूँ। कुछ देर वो खड़ा सोचता रहा और उसके बाद उसको कहा ठीक है जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। वो उसके लिए नाश्ता बनाना चला गया और उसने नाश्ता वगैरह किया। आज वो बाहर तो निकला लेकिन दूर दराज नहीं गया, करीब करीब फिरता रहा और यूं उसने सारा दिन इसी सोचो बाजार में गुजार दिया कि क्या वाकई मेरा वहम था या हकीकत में कुछ था। वो अपने आप से सवाल करता रहा, उलझता रहा। उस जंगल को पहली दफ़ा इस निगाह से देख रहा था कि उसके अंदर आज पहली दफ़ा खौफ सा पैदा हुआ था। वो हमेशा जंगलों में रहने वाला ऑफिसर था लेकिन कभी नहीं डरा था। आज दरख्तों को देखते हुए उसको ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त के पीछे कोई अभी निकल के सामने आ जाएगा। वो बड़े मोटे तने वाला जो दरख्त है उसके पीछे ज़रूर कोई छुपा है। वो खड़े होकर देखता, कोई भी नहीं था। वो वापस आ जाता तो वो खुद अपने आप से मुखातिब हो, ये मैं क्या हो गया है, मुझे मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सही कह रहा है मेरा मुलाजिम, मेरा वो ख्वाब था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इस तरह की पुरानी भूत प्रेत की बातों पे यकीन करते हैं। मैं तो एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ, मैं कभी डरा नहीं हूँ। क्या हो गया है मुझे, मेरा दिमाग इस तरफ क्यों सोच रहा है। ऐसे सोचते सोचते वो अपने कमरे में आ गया और यूँ उसने रात का खाना भी वहीं पे खाया। कुछ देर वो किताब उठा के पढ़ता रहा और जब उसको नींद आनी शुरू हो गई तो उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। मुलाजिम जो तकरीबन आधी नींद सो चुका था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने पे जाग गया और परेशान सा होकर भाग के आ गया और कहा साहब क्या हुआ, फिर कुछ हो गया। उसने कहा नहीं, तुम्हें यह कहना था अपना बिस्तर लेके आओ, यहीं बिछाओ, तुम आज रात को यहीं सोओगे। मैं इधर सोऊंगा साहब? उसने कहा हाँ सुना नहीं, तुम्हें कह रहा हूँ बिस्तर लेके आओ और यहीं पे सो। मुलाजिम था बेचारा, गया अपना बिस्तर लेके आया, उसने वहीं नीचे बिछाया और सो गया। क्योंकि आज सारा दिन जो अदनान सोचता रहा था उसका दिल कहता था नहीं, इतना भी मैं वहमी शख्स नहीं हूँ, मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ। कुछ ना कुछ ज़रूर था जो गाड़ी के दौरान भी, मैंने जब गाड़ी बंद हुई थी तो चलते हुए कपड़ों को महसूस किया था, उस वक्त भी मैं होशो हवास में था और रात भी मुझे लगता है ख्वाब नहीं था। मैं कैसे उठ के बिस्तर के नीचे आया, मैंने खिड़की में देखा और वहीं पर गिर गया था। तभी उसने फैसला किया था मैं अकेला नहीं सोऊंगा, मुलाजिम को साथ सुलाऊंगा। यूं वो मुलाजिम को उसने हुक्म दिया, मुलाजिम वहीं पे बिस्तर बिछाया, जैसे ही लेटा फिर से खराटे लेना शुरू हो गया। अदनान अपने बिस्तर पर लेट गया। वो ये कह तो चुका था मुलाजिम को यहीं पे सो जाओ, लेकिन अब उसको अंदाज़ा हुआ कि जितने ऊंचे ऊंचे वो खराटे ले रहा था उसके लिए इस खराटों में सोना बहुत मुश्किल था। वो वैसे भी बहुत उलझा हुआ था, अपने आप से सवाल और जवाब किए जा रहा था कि क्या है ज़िंदगी में ये जो मेरे साथ चल रहा है। वो बिस्तर पर लेट तो गया, काफ़ी देर करवटें बदलता रहा, तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा हो गया, उसको नींद ना आई।
उसको तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटा हुआ था इस तरह करवटें बदलते हुए कि अपने बिस्तर पर लेटे हुए, जो अभी एक लम्हे के लिए भी आंख नहीं लगी थी उसकी, बिल्कुल वो होश हवास में था कि फिर से उसके कानों ने उसी आवाज़ को सुना, चा चा, वही जंग आलूद आवाज़ जो उसने एक रात पहले सुनी थी। और साथ ही उसी कमरे के अंदर वही बू फैल गई, जले हुए गोश्त की बदबू। सड़ जाता है जैसे गोश्त और उसकी बदबू आती है, वैसी ही बू आ रही थी। और वो परेशान था कि ये तो वही बू है, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। और तभी उसके दिमाग ने उसको कहा, उठो और खिड़की खोल के देखो। तो वो नीचे झूला ही बैठी झूल रही है, जिसकी बू भी आ रही है और वो झूला भी झूल रही है। वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा। आज बिजली नहीं गई थी, आज कमरे में लाइट जल रही थी। इसके बावजूद कि लाइट जल रही थी, वो मुलाजिम खराटे लेके सो रहा था। आज उसके अंदर हौसला इसलिए थोड़ा सा पैदा हो गया था कि मुलाजिम भी कमरे में था, वो अकेला नहीं था। वो चलता हुआ खिड़की के पास गया, उसने खिड़की के पर्दे हटाए। पर्दे हटाते उसकी दिल की धड़कन पहले ही जो बहुत तेज थी, और उसका दिल तेजी से धड़कना शुरू हो गया, धक 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 धक। और उस धड़कते दिल के साथ उसने जैसे ही निगाह नीचे की जहां से वो आवाज़ आ रही थी, तो आज भी सफ़ेद लिबास पहने, बाल मुंह पे घिराए वो झूला झूल रही थी। आज उसका चेहरा पहले से ही ऊपर की तरफ था और उसने बाल भी कल की तरह हटा रखे थे। एक आंख अभी भी बालों के अंदर छुपी हुई थी, एक आंख के ऊपर बाल थे और एक आंख से बाल हटा लिए गए थे। लाल सुर्ख, ऐसी लाल सुर्ख जैसे खून निकल रहा हो उस आंख में से। वो आंख ऊपर की तरफ उसे देख रही थी, उसका चेहरा ऊपर खिड़की की तरफ ही था और उसको देख रही थी। जैसे उसने उसकी तरफ देखा तो एकदम छलांग मार के पीछे हो गया, डर गया और भागता हुआ मुलाजिम की तरफ गया और उसको झंझोड़ना शुरू कर दिया, नाम लेके, उठो उठो उठो। वो बेचारा भी गहरी नींद में था, लेकिन साहब ने जब उसको झंझोड़ के रख दिया तो वो एकदम से डर के उठ गया। क्या साहब, क्या हुआ, क्या हुआ? उसने कहा, वो आ गई है। साहब, कौन आ गई है? वो चुड़ैल ध्यान में आ गई है। उसने कहा, साहब मुझे भी देखना है, किधर है, आ जाओ। उसको कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके चलता हुआ गया उसी खिड़की के पास और उसको कहा, नीचे देखो। उसने जैसे ही नीचे देखा, अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी नीचे देखने की। अदनान पीछे खड़ा रहा, उसको कहा, नीचे देखो। उस मुलाजिम ने जैसे नीचे देखा तो वो देखता ही रह गया और जैसे उसने ऊपर मुंह उठाया तो कहा, साहब किधर है? वो एकदम परेशान हुआ, तुमने देखी नहीं, वो नीचे बैठी है, झूला झूल रही है, आवाज़ भी आ रही है। उसने कहा, साहब मुझे तो आवाज़ नहीं आ रही। तो अदनान खुद आगे बढ़ा और उसने झुक के देखा तो नीचे कोई भी झूला नहीं था, कोई भी झूला झूलती चुड़ैल नहीं थी। वो एकदम से हैरान हुआ और तभी उसी लम्हे पीछे मुड़ा, खिड़की से पीछे आया देखने के लिए कि क्या हुआ है। तभी उसी लम्हे एक झलक से उसको नजर आई कि उसी मुलाजिम के पीछे वही चेहरा, वही जिस्म, वही बाल हटे हुए, एक झलक उसको नजर आई कि वो चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी इंतहाई भयानक थी। उसने 1 से 2 सेकंड के लिए उसको देखा, उसने ऐसे झटका लिया, साथ ही वो गायब हो गई और वो मुलाजिम भी परेशान हो गया, पीछे मुड़ मुड़ के देखना शुरू हो गया। अब क्या हुआ साहब? उसने कहा, तुम्हारे पीछे थी। उसने कहा, साहब किधर है, तुम क्यों डरता है? नहीं है पीछे, किधर है? और वो उसके साथ इधर उधर देखता रहा, ऊपर नीचे बेड के इधर उधर, उसने हर जगह पे देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं थी। वो सर पकड़ के बिस्तर पे बैठ गया। मुलाजिम भी जाग चुका था, उसको अंदाजा हो चुका था साहब फिर डर गया है। उसने कहा, साहब क्या हुआ है, मेरे को बोलो, मेरे को बताओ क्या हुआ है। उसने कहा, नहीं समझ आ रही, मैंने उसको देखा है, कल भी देखा था, मेरा वहम नहीं था। आज मैं सोया ही नहीं हूं, मैं जाग रहा था, मैंने उसको देखा है नीचे, और उसके बाद वो तुम्हारे पीछे थी, 1-2 सेकंड के लिए नजर आई है, भयानक से चेहरे से मुस्कुरा रही थी, बहुत भयानक थी। मुझे नहीं रहना, बस रात मुझे यहाँ से गुजारनी है, सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, मेरे साथ जागते रहो, सोना नहीं है।
मुलाजिम बेचारा मुलाजिम था, वो वहीं उसके पास बैठ गया, सोया नहीं। वो नींद से झटके लेता रहा लेकिन बैठा रहा, क्योंकि कमरे में खामोशी थी। साहब बोल नहीं रहा था, अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था। मुलाजिम भी नीचे अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था कि साहब का हुक्म था, सोना नहीं है, जागना है, तो वो जाग रहा था। पूरी रात उसी बिस्तर पे बैठ के उसने गुजार दी, लेकिन वो दोबारा नजर नहीं आई। सुबह जैसे ही बाहर चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आई तो आगाज़ था सुबह का। जैसे परिंदे चिड़ियां बाहर से बोलना शुरू हुई तो इसका मतलब है अब वो जागना शुरू हो गए थे। और जब परिंदे बोलना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है रात जा चुकी, सुबह का उजाला आ चुका, रात की काली चादर चली गई है और सूरज अपनी किरणें बिखेरने वाला है। परिंदे जाग चुके हैं। तो वो भी जल्दी से खड़ा हुआ और मुलाजिम जो अभी भी बैठा बैठा सो रहा था उसको कहा, उठो मेरी मदद करो। अपना सामान उठाया, बैग बनाया और जो भी कपड़े जूते जो कुछ भी था भर भर के गाड़ी के अंदर रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद उसने उस बिल्डिंग को खुदा हाफिज कहा और तेजी से गाड़ी चलाता हुआ रवाना हो गया। ये सुबह थी, अभी सूरज नहीं निकला था, लेकिन अंधेरा खत्म हो चुका था, उजाला था, रोशनी, सूरज की किरणें अभी नहीं आई थी। वो तेज गाड़ी चलाता हुआ अभी कुछ ही दूर गया था कि गाड़ी फिर से बंद हो गई। तब उसको एहसास हुआ कि गाड़ी क्यों बंद हुई है, क्या हुआ है। तो उसने देखा कि रेडिएटर के अंदर पानी ही नहीं है, गाड़ी गर्म हो चुकी है। तब उसको एहसास हुआ कि वो जल्दी में निकल आया है, गाड़ी के अंदर पानी तक डालना भूल गया, जिसकी वजह से इंजन गर्म हो गया, अब तो गाड़ी भी नहीं चलेगी। ऊपर से उसने नाश्ता तक भी नहीं किया था। अब क्या करूं? वो परेशान हो गया। मैं काफ़ी आगे आ चुका हूं, वापस भी नहीं जा सकता। गाड़ी पे 20-25 मिनट का सफ़र किया है। या खुदाया मैं क्या करूं? गाड़ी उसने बंद कर दी क्योंकि गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म था, रेडिएटर में पानी ना होने की वजह से। तभी उसने अपना हाथ ज़ोर से स्टीयरिंग पे मारा और उसी लम्हे गाड़ी ने एक झटका लिया। ये जो झटका था, उसने हाथ जो स्टीयरिंग पे मारा था उसकी वजह से था, लेकिन बहुत ज़ोर से गाड़ी हिल गई थी। वो एकदम खुद चौंका, इतनी ज़ोर से गाड़ी क्यों हिली है। तभी उसकी आंखों ने पहली दफ़ा एक मंजर देखा। उसकी जीप की साथ वाली सीट पे वही झूले वाली आकर बैठ गई थी। वही बदबू फैल गई थी, सड़े हुए गोश्त की बदबू। और वही सुबैद लिबास पहने, बाल मुंह पे गिराए, वो बिल्कुल साथ वाली सीट पे, फ्रंट सीट पे बैठी थी। और जब उसने उसको देखा तो पहली दफ़ा वो जो बहादुर शख्स था, कभी डरा नहीं था, ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस तरह इंसान पागल हो जाता है और अपने करीब किसी को देख के खौफज़दा होके चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। पहली दफ़ा वो बहादुर शख्स अदनान चीखो पुकार कर रहा था। तभी उसके कानों ने एक कहका सुना, साथ बैठी हुई उस खौफनाक हसीना का कहका। वो पहली दफ़ा उससे मुखातिब हुई, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे इको वाले स्टाइल में होती है, गूंजती हुई आवाज़ होती है, भारी भरकम। कहीं पहाड़ों के अंदर खड़े होकर बंदा ज़ोर से चीखो तो आवाज़ गूंजती हुई जाती है, ऐसी गूंजती हुई अजीज भारी भरकम सी आवाज़ थी। वो किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी, अजीब सा एक गला था, मैं तुमसे बात करने, इस तरह का अजीब सा गला। मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। एक अजीब सी आवाज थी। और तब उसने दोनों हाथ अपने बालों के आगे किए और उसने बाल दोनों चेहरे से हटा दिए और वो अदनान की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी, जिसने कहका लगाया था, जो अभी उसको कह रही थी मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। तो अदनान को उसने अपना चेहरा दिखाने के लिए बाल चेहरे से हटाए तो नीचे एक खौफनाक लाल सुर्ख आंखों वाली काली स्याह भयानक सी औरत थी। और वो बोली, तुम मुझे अच्छे लग गए हो, मैं तुम पे आशिक हो गई हूं, अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी।
मुझसे डरो मत। वो अभी तक जो चीखो पुकार किए जा रहा था, जिसके दिल की धड़कन तेज थी, पूरा जिस्म उसका कपकपा रहा था, उसको समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी देर वो चीखता रहा और जब उसको एहसास हो गया वो जाने वाली नहीं है, कह चुकी है मैं तुम पे आशिक हो गई हूँ, सारी ज़िंदगी अब तुम्हारे साथ रहूँगी, कहीं जाने वाली नहीं हूँ, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने डरते डरते फिर से एक दफ़ा गाड़ी के अंदर चाबी को घुमाया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और उसने गियर लगाया, गाड़ी तेज़ी के साथ भगा दी। और जब उसने अपने साथ मुड़ के देखा तो अभी तक उसी सीट पे बैठी हुई थी। वो गाड़ी तेज़ी से भगाता हुआ जा रहा था, मुसलसल मुड़ मुड़ के उसको देखे जा रहा था। वो अभी भी मुस्कुराती हुई भयानक मुस्कुराहट के साथ साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। गाड़ी तेज़ी के साथ चलती हुई जा रही थी, तेज़ी के साथ उड़ती हुई जा रही थी, वो साथ बैठी हुई थी। यहाँ तक कि गाड़ी जब जंगल ख़त्म हो गया, शहर में दाखिल हो गई, उसने देखा अब गायब हो जाएगी, अब भी वो उसके साथ बैठी हुई थी। और चलते चलते गाड़ी घर तक पहुँच गई, वो उसके साथ बैठी हुई थी, लेकिन कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। वो तो होश में ही नहीं था कि देख सकता कि किसी ने इसको देखा है या नहीं देखा। उसके तो हवास ही बाख्ता थे, वो तो हाथ पाँव उसके अजीब से थे, वो तो बस पागल जनूनी से था उस भयानक सी चुड़ैल की वजह से। घर पहुँचा, गाड़ी वहीं खड़ी की, भागता हुआ अंदर गया और सामने जब जुबैदा को देखा तो उसके सांस में सांस आई। उसने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। जुबैदा ने अपने शौहर को इस हालत में देखा तो एकदम डर गई और भागती हुई आई। क्या हुआ, क्या हुआ आपको? उसने कहा पानी, पानी। वो भागती हुई गई, उसको पानी ला के दिया और उसके बाद कहा मेरे पास बैठ जाओ, मेरे पास बैठो। और जुबैदा उसके पास बैठ गई। बीवी थी, प्यार करती थी शौहर से, शौहर को इस हालत में देख के परेशान हो गई, शौहर के हाथ पांव दबाना शुरू कर दिए, हाथ पांव मसलना शुरू कर दिए। माँ भी भागती हुई आ गई। क्या हुआ? अभी तक माँ, जब ये वाक़या हुआ था तब तक मरी नहीं थी, क्योंकि अभी तक वो नौकरी पे लगा हुआ था, घर के अंदर पैसा वगैरह आ रहा था। माँ भी आ गई, घर वाले जमा हो गए। उसकी हालत देख के उसको बुखार सा हो गया था। 2-3 दिन उसको बुखार रहा, उसको पट्टियाँ करती रही, होश में आ जाता फिर बेहोश हो जाता, बुखार में तपता रहा। जुबैदा मुसलसल उसके साथ रही। 3 दिन बाद उसका बुखार उतरा, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा रहा था। एक रात उसकी आंख खुली और वो जब बाथरूम जाने के लिए बाथरूम में दाखिल हुआ तो उसने देखा बाहर खड़ी वो मुस्करा रही है। वो जल्दी से निकल के बाहर आ गया, जुबैदा को आवाज़ें दी, जुबैदा, जुबैदा। और जुबैदा जैसे उठ गई, उसने कहा क्या हुआ? मेरे साथ बाथरूम चलो। वो परेशान हो गई, शौहर का कैसा रवैया है, शौहर को क्या हुआ है। वो चलती हुई बाथरूम तक आई। जब बाथरूम तक आई तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने बाथरूम किया और वापस आ गया। एक चीज़ उसको अंदाज़ा हो रहा था, जब जब जुबैदा उसके साथ होती थी वो वहाँ पे नहीं होती थी। जुबैदा इधर उधर होती थी तो वो चीखना शुरू कर देता और आवाज़ें देता, जुबैदा, जुबैदा मेरे पास। और जुबैदा भागती हुई आती तो वो देखता कहीं पे नहीं है। अब उसका बुखार तो उतर चुका था, चेहरा जर्द हो गया था, खौफजदा था, अभी तक वो बाहर नहीं निकला था। सामान भी जो गाड़ी में पड़ा था उसकी बीवी और माँ उठा के लाई थी। सहमा हुआ सा था, हर वक्त डरा हुआ सा था, बस एक ही जुमला कहता था, जुबैदा मेरे पास बैठो, जुबैदा यहाँ से हिलना मत। जुबैदा कहीं इधर उधर होती तो वो देखता सामने वाली जो कुर्सी है उस कुर्सी पे बैठी हुई है और वही बाल हैं, वही नाखून हैं, वही सफ़ेद कपड़े हैं और उसको बैठी मुस्करा रही है, भयानक मुस्कुराहट के साथ उसको देख रही है और वो चीखना शुरू कर देता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा, लेकिन वो उसी के साथ घर में ही रही। सिर्फ उस वक्त इधर उधर हो जाती थी जिस वक्त जुबैदा उसके पास बैठी होती थी, तो उस वक्त वो नहीं होती थी। जैसे ही जुबैदा इधर उधर जाती वो पास आ जाती और वो चीखना शुरू कर देता। सब परेशान थे, डॉक्टरों को दिखाया गया, पीर फकीर आमिल ये वो जितने लोग थे उनको बुला के दिखाया गया, किसी को भी कुछ समझ ना आया। और एक दिन उसने घर वालों को बिठा के कहा मैं मुसीबत में आ चुका हूँ। माँ पास बैठी, बीवी पास बैठी और उसने वो बात सब की सब उनको बता दी। किस तरह उसकी गाड़ी में पहली दफ़ा कोई कपड़ों की उसको आवाज़ आई, फिर रात के टाइम उसने क्या मंजर देखा, सारे वाक़यात जो उसके साथ गुजरे थे वो उसने माँ और बीवी को बता दिया। और यहाँ तक भी बता दिया कि वो इस घर में मुझे नज़र आती है, वो इस घर में आ चुकी है, लेकिन जब जब जुबैदा आती है तो वो दूर हो जाती है। जैसे ही जुबैदा मेरे पास होती है वो नहीं होती। जुबैदा भी इधर उधर देखना शुरू हो गई, जुबैदा भी खौफजदा हो गई। वो एक कम पढ़ी लिखी थी,
लेकिन 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, एक नेक औरत थी, नेक सीरत औरत थी। अब वो भी डरना शुरू हो गई, लेकिन शौहर की खातिर वो इतनी बहादुर हो गई थी, उसको पता भी लग गया था कि शौहर का ये कहना था कि वो यहाँ है, हर वक्त है, मैं अकेला बाथरूम जाता हूँ पीछे आ जाती है। इसलिए जब वो रात को अब भी अपनी बीवी को बाथरूम साथ लेके जाता तो जुबैदा डर रही होती कि इधर इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन अपने शौहर की हिफाजत करने के लिए वो फिर से ताकतवर होकर खड़ी हो जाती। अब उसका खौफ कम तो हुआ था, लेकिन इतना कम नहीं हुआ था कि एक रात फिर से वो अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। रात के 2:30 बजे का टाइम था कि फिर से उसकी आंख खुली। जुबैदा उसके साथ सो रही थी और उसकी जब आंख खुली तो वो जीरो का बल्ब कमरे में जल रहा था। तभी उसको महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है। उसने इधर उधर देखा, तभी एकदम से उसकी आंख जब ऊपर की तरफ गई तो उसने देखा वही सफेद कपड़े पहने छत के साथ लटकी हुई है। कैसे? ऐसी अजीबो गरीब लटकी हुई है कि उसने बाजू अपने पीछे की तरफ किए हुए हैं, उसका मुंह, उसके बाल अदनान की तरफ हैं और उसके हाथ पीछे की तरफ, पांव और हाथ छत को चिपके हुए हैं और बाकी उसका हिस्सा नीचे है। इंसान अगर छत की तरफ चिपकना चाहेगा, अपने हाथ और पांव छत की तरफ रखेगा तो उसका मुंह और सीना भी छत की तरफ हो जाएगा, लेकिन वो उल्टी ही हुई थी। उसका सीना, उसका मुंह नीचे की तरफ था और उसने अपने हाथ और पांव ऊपर किए हुए थे। बिल्कुल अजीब से अंदाज में वो चिपकी हुई थी छत से और उसके बाल आज इतने लंबे हो गए थे, नीचे तक आ रहे थे। अदनान उस भयानक चेहरे को देख के आदी तो हो गया था, लेकिन आज जो मंजर था वो बहुत ही खौफनाक था। वो इस अंदाज में ऊपर छत पे लटकी हुई थी कि उसके मुंह से एक लंबी सी जुबान निकल रही थी और वो अपनी जुबान से अदनान के पांव चाट रही थी। लाल सुर्ख आंखें, क्योंकि वो उल्टी लटकी हुई थी तो बाल उसके मुंह से हटे हुए थे। काला स्याह भयानक सा चेहरा, लाल सुर्ख आंखों वाला चेहरा क्लियर नजर आ रहा था और उसी लंबी सी जुबान से जो उसके मुंह से निकल रही थी उसके पांव को चाट रही थी। तभी जब उसने इस भयानक मंजर को देखा तो चीखने मारना शुरू कर दिया और जैसे उसकी आंख खुली जुबैदा की, जैसे उस साथ लेटी जुबैदा की चीखों की वजह से आंख खुली तो जुबैदा ने पूछा क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो उसने इशारा किया ऊपर ऊपर। जब ऊपर जुबैदा ने देखा तो उसने कहा कुछ नहीं है ऊपर, और तभी अदनान ने भी ऊपर देखा तो ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर जुबैदा ने पढ़ा और पढ़ के उसके ऊपर दम किया। अब अदनान खौफजदा तो था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद आदी हो रहा था, क्योंकि अब मुसलसल उसको वो नज़र आती थी, उसको स्मेल आती थी, वो गड़े सड़े हुए गोश्त की उसको स्मेल आती थी। वो झूले की आवाज़ वो यहाँ पे भी सुनता था, चरचराहट आती थी, चा चा चा। उसको याद था वो जब झूले पे बैठी थी तो यही चरचराहट थी। झूला रुक भी गया था तब भी चरचराहट आ रही थी। इस घर में भी उसको झूले की चरचराहट की आवाज़ आती, वो गंदी सी सड़े हुए गोश्त की बू उसको सूंघने को मिलती और उसको नज़र आती। वो चीखता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसका चीखना कम होता गया। उसने घर से निकलना बंद कर दिया था। जो भी जमा पूंजी थी वो खर्च होती रही। नौकरी उसने छोड़ दी थी। जब वो नौकरी पे ही नहीं गया तो घर बैठ के ही खाना था, तो जो भी जमा पूंजी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खर्च होती गई। बेटियां इतनी खौफजदा थीं, डरी सहमी थीं। पहले ही बाप के रवैये की वजह से वो बेचारी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही ना आ सका। माँ वैसे ही एक कनीज़ सी थी, बीवी वैसे ही एक कनीज़ की तरह थी। एक माँ थी जो पहले उसको ताने मारती बहू को कि तेरी वजह से मेरा बेटा घर नहीं आता। फिर वो ताने मारती थी तूने 2 बेटियों को जन्म दे दिया, बेटा नहीं दे सके। अब वो ताने मारती थी कि तेरी वजह से चुड़ैल, तू ही चुड़ैल है, मेरे बेटे को चिपक गई है, तेरी वजह से मेरा बेटा डर रहा है। कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं, उसका वहम है, तू ही चुड़ैल है। लेकिन बेटे ने जॉब छोड़ दी, काम छोड़ दिया, अब घर में फाके पड़ने शुरू हो गए। तो फिर माँ ने यही फैसला किया, ऊपर वाला जो पोर्शन था उसको ठीक ठाक करके उसको किराए पे दे दिया, जिसकी वजह से घर में कम से कम किराया आना शुरू हो गया। तो घर में किचन का सामान आया। जुबैदा पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि कहीं नौकरी कर लेती। शौहर अगर नौकरी छोड़ चुका था वो नौकरी करती, वो तो घर ही संभाल सकती थी। तो सास ने जो घर ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया उससे कम से कम घर की गुजर बसर होनी शुरू हो गई। और फिर उस दिन के बाद वो हमेशा घर पे ही रहे और
शहबाज को जो उसके माँ बाप ने कहानी बताई थी वो यही थी कि उसके बाद हमेशा वो घर पे रहे। आहिस्ता आहिस्ता उनका खौफ भी ख़त्म हो गया। चुड़ैल भी शायद कहीं चली गई या कभी कभी उसको देखने आती है, किसी को नहीं पता। उसने ये कहानी थी जो घर वालों को सुनाई थी, और उसके बाद अब वो मुसलसल अखबार पढ़ता रहता है या किताबें पढ़ता रहता है, हिलता नहीं है, घर ही रहता है। और शहबाज जो आज ही बिल जमा करा के आया था, जो बिल जमा करा के जो उनके काम काज करके माँ की तरह एहतराम देता था खाला जुबैदा को, क्योंकि उसको माँ ने कह रखा था तू उनका बेटा है। वो बेटियां जो बेचारी हैं तेरी बहनों की तरह हैं, शर्मीली सी हैं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, उनके घर के काम काज कर दिया कर, ये कर देता था। लेकिन जब भी अंकल अदनान को देखता उसका दिल कुटता था कि देखो कैसे नवाबजादा बन के बैठा हुआ है, काम ही नहीं करता, चुड़ैल का ड्रामा करके बैठा हुआ है। उसको माँ बाप ने बताया था उसका दिल सुकड़ गया है, उसका दिल बहुत छोटा हो गया, घबरा घबरा के वो इतना सा अजीब सा हो गया, कम ही बोलता था। लेकिन अब भी वो जब जाता था सलाम करता अंकल अदनान को तो वो कह देते वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद अखबार में लग जाते। बहुत कम बोलते थे, ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती तो बोलते, वरना चुप ही रहते थे। और शहबाज सोचता कि कैसा ड्रामा किया ज़िंदगी में, मान लिया चलो जी ये वाक़या इस तरह मान लेते हैं, हो गया होगा कोई वाक़या, लोगों के साथ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद बंदा काम छोड़ के बैठ जाए, दुनिया के काम ना करे, कुछ ना करे, कमाए ना, बस रोटियां बैठ के तोड़ता रहे, अखबार पढ़ता रहे, किताबें पढ़ता रहे, किसी काम का ये नहीं है। अब भी वो घर जाता और उसी तरह उनको बैठे हुए देखता तो उसका दिल घुटता था कि यार कैसा अजीब बंदा है, कैसा इसका दिल सुकड़ गया है, कहाँ दिल सुकड़ा है, हट्टा कट्टा तो है, मैंने तो नहीं देखा इसको कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है, आराम से बैठा हुआ है, जब भी देखो टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, ऐसे चक्करबाज बैठा हुआ है। लेकिन उसने ज़ुबान से कभी कोई लफ्ज़ नहीं कहा था। जब भी जाता अंकल को सबसे पहले सलाम करता, अस्सलाम वालेकुम अंकल, वो भी कहते वालेकुम अस्सलाम। यूँ वक्त गुजरता रहा। तकरीबन उनकी उम्र 55 साल के करीब हो चुकी थी। लेकिन आज भी जब उनको शहबाज देखता तो इस बात पे परेशान हो जाता, आज भी चंद बाल उनके सफ़ेद हुए थे, अभी भी हसीन व जमील थे, अभी भी रंग रूप ऐसा चढ़ा हुआ था कि अभी भी कोई नौजवान लड़की उनके पीछे फ़िदा होने को तैयार हो जाए। अभी भी शक्ल देख के लगता था हसीन तो आज भी थे, 55 साल के भी होके भी हसीन थे। और शहबाज देखता मेरी उम्र तो इनसे बहुत छोटी है, लेकिन अभी भी मैं उनके पास बैठूं तो लगेगा मेरा बड़ा भाई है, लेकिन कमाल हसीन व जमील बंदा है। लेकिन भाई हड हराम है भाई, चुड़ैल का एक ड्रामा खेल के बैठ गया, काम धंधा सब कुछ छोड़ के बैठ गया, ज़िंदगी में कोई काम ही नहीं किया। जो भी काम है खाला जुबैदा ने करने हैं या उठ के बाहर के काम है मैंने करने, इस बंदे ने नहीं करने, और वो कुड़ता रहता। ऐसी ही एक रात खाला के कुछ काम थे, वो दे के घर पहुंच गया। ये रात का टाइम था, घर के टेलीफोन की घंटी बजी। उसकी माँ ने उठाया और फ़ोन सुनने के बाद शहबाज को आवाज़ दी, शहबाज बेटा बात सुनो, भागते हुए आओ। शहबाज पहुंचा, जी माँ जी क्या हुआ? उन्होंने कहा ये फ़ोन सुनो। टाइम देखा उसने, रात का इतना लेट टाइम है, किसका फ़ोन हो सकता है? उसने फ़ोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ अंकल जुबैदा की, खाला जुबैदा की छोटी बेटी बोल रही थी, जो कम ही बोलती थी, उसको बहन की तरह समझता था। वो बोली, शहबाज भाई अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो बेहोश हो गई हैं, पापा को जगाया है तो पापा कह रहे हैं शहबाज को फ़ोन करो, वो डॉक्टर को लेके आएगा, प्लीज़ किसी डॉक्टर को लेके आए, अम्मी बेहोश हो गई हैं। शहबाज ने कहा अच्छा परेशान ना हो मेरी बहन, मैं आता हूँ। उसने फ़ोन बंद किया और अम्मी को कहा वो जो अंकल वो गली में रहते हैं, मैं उनको जगाता हूँ, वो सो गए होंगे, उनको लेके जाता हूँ, क्योंकि खाला जुबैदा बेहोश हो गई हैं। उन्हें कहा हाँ बेटा डॉक्टर को लेके जाओ। लेकिन वो जाते हुए एक बात पे अभी भी गुस्सा था, कैसा शख्स है यार, बीवी बेहोश हो गई है, इतनी भी जरूरत नहीं है कि जाके डॉक्टर को ही ले आए, फ़ोन कर दे, किसी डॉक्टर को बुला दे, कैसा हडराम बंदा है यार। ये सोचते हुए कुड़ते हुए, लेकिन उसको टेंशन थी कि खाला को बेचारी को क्या हुआ। वो गया डॉक्टर के घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, डॉक्टर साहब सो रहे थे, घर वालों ने बताया, उन्होंने कहा जगह एमरजेंसी है। यूँ उसने डॉक्टर साहब को साथ लिया और खाला जुबैदा के घर पहुंच गया। बच्चियां दोनों परेशान थी और अंकल अपने कमरे में थे। डॉक्टर ने जाके चेक किया तो उन्होंने कहा इनका बीपी ब्लड प्रेशर लो है। उन्होंने सारा चेकअप करने के बाद कहा उन्होंने परेशान ना हो, ब्लड प्रेशर लो है, कोई टेंशन ली है या क्या हुआ है। बहरहाल उन्होंने डॉक्टरों ने जो इलाज करना होता है उनका ट्रीटमेंट किया और इंजेक्शन वगैरह लगाया, जो भी करना था उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये करें, ये ठीक हो जाएंगी, परेशान ना हो, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। जब वो डॉक्टर को छोड़ने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप ये मेडिसिन वगैरह इनके लिए लेके आओ, इस वक्त
इनको जो इस वक्त देनी है, मैं चला जाऊंगा बेटा, कोई बात नहीं। क्योंकि डॉक्टर मोहल्ले में रहता था, शुबाज को भी जानता था, इसलिए शुबाज के कहने पे आ गया था। और शुबाज ने कहा मैं रुको, स्टोर खुला होगा, उससे दवाएं लेके आता हूँ। और यूँ भाग के गया, स्टोर से दवाएं लेके आया तो रात के तकरीबन 2 बज गए। गोलियाँ शोलियाँ, खाला तब तक होश में आ चुकी थी, गोलियाँ शोलियाँ दी गई। खाला की तबीयत अभी भी बेहतर नहीं थी, होश में आ चुकी थी। तकरीबन खाला को संभालते देखते 2:30 बज गए। तब उसने कहा अब होश में है, बेहतर है, मैं घर चलता हूँ। तो उसी छोटी बहन ने कहा शुबाज भाई अगर आज आप यहाँ रुक जाएं, घर ना जाएं, हम लोग परेशान हैं, आपको पता तो है, खुदा न खास्ता फिर अम्मी को कुछ हो गया तो पहली दफ़ा हुआ, हम डर गए हैं, तो आज रात को आप यहीं रुक जाएं। शुबाज जानता था दोनों लड़कियों में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, खामोश सी बच्चियाँ हैं और ये कैसे कहाँ डॉक्टर को बुलाएंगे। वो हड आराम बंदा है, उसने अंकल ने जाना नहीं है, काम तो सारे यही करता था, घर का फ़र्द बना हुआ था, भाइयों की तरह था, लेकिन कभी रुका नहीं था रात को। आज पहली दफ़ा उसको रुकना पड़ गया। उसने घर फ़ोन किया तो उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं, तुम रुक जाओ, वो बच्चियाँ परेशान हैं और तुम्हें पता तो है खाला जुबैदा से मैं कितना प्यार करती हूँ, मेरी एक ही तो दोस्त है, उसका ख्याल रखो। तो उसने कहा ठीक है मैं यहीं पे रह रहा हूँ। तो उन लड़कियों ने कहा फिर आप अब्बू के कमरे में सो जाएं, क्योंकि अब जगह वही बचती थी। खाला जुबैदा और कमरे में थी, बच्चियों का और कमरा था, और जो तीसरा कमरा था वहाँ पे अंकल सो रहे थे। अब बच्चियां क्योंकि माँ के पास भी जा रही थी, इसलिए उनको अलग कमरे में लिटाया गया था और अपने बेड पे उसी तरह जिस तरह रोज़ सोते थे आज अंकल अदनान साहब सो रहे थे। शहबाज भी जाके साथ बिस्तर लगाकर सो गया। शहबाज कहता है मुझे सोए हुए कोई तकरीबन आधा घंटा ही हुआ होगा, अंदाज़ा हो सकता है कम या ज़्यादा हुआ हो, कि एकदम से मेरी आंख खुल गई। मुझे गहरी नींद आ रही थी, मैं थका हुआ था, लेकिन जब मेरी आंख खुली मुझे ऐसे लगा कमरे के अंदर सड़े हुए गोश्त की बू फैली हुई है। यह कमरे के अंदर सड़े हुए गोश्त की बू है, ये कहां से आ रही है? और तभी कहता है मेरे कानों ने एक आवाज को सुना, जैसे जंग आलूद कोई झूला होता है और उसके ऊपर वो जो लोहे का बंधा हुआ होता है, लोहे के चेन सी बंधी होती है जिसके ऊपर इंसान बैठ के झूला झूलता है, उसी चेन की ऐसी चरचराहट की आवाज़ आनी शुरू हो गई। चा 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 चा। जो बहुत परेशान हुआ, डरा नहीं, उसके जहन में भी कुछ नहीं था ऐसा, क्योंकि अंकल की जो कहानी थी, अंकल का जो किस्सा था, वो तो अब कई साल पुराना हो चुका था, कब की बुरात, कई साल गुजर से चुके थे, अब तो सबको किस्सा ही भूल गया था। लेकिन ये आवाज़ तो बिल्कुल वैसी आवाज़ थी, वैसी चरचराने की आवाज़, सड़ा हुआ वही गोश्त और वैसे ही चरचराने की आवाज़ जो जंजीर की थी, जो सड़े हुए गोश्त के साथ साथ उस जंग आलूद झूले से आ रही थी। वो परेशान सा हो गया और तभी उसने देखा दरवाज़ा खुला है। बाथरूम का, उस कमरे के साथ जो अटैच बाथ था उसका दरवाज़ा खुला है और उसने लेटे लेटे देखा बाथरूम का जैसे ही दरवाज़ा खुला है तो सफ़ेद लंबा सा शलवार कमीज पहने हुए, बिल्कुल सफ़ेद, क्योंकि इस कमरे में नाइट का बल्ब जल रहा था, ज़ीरो का बल्ब जल रहा था, रोशनी तो थी कमरे में, बहुत तेज़ नहीं था, ज़ीरो का जितना रात को सोने के लिए जलाया जाता है वो बल्ब जल रहा था। तो उसने देखा सफ़ेद कपड़ों में चलती हुई, जिसके मुंह के आगे बाल पड़े हुए थे, वह चलती हुई आई है और चलते बिल्कुल आहिस्ता, उसके पाँव बिल्कुल ऐसे ज़मीन पे पाँव रख रही थी कि आवाज़ तक नहीं पैदा हो रही थी, काले स्याह उसके पाँव थे और उसने लेटे हुए नीचे उसके पाँव भी देखे, सर से उसको नीचे तक देखा तो उसके सर के मुंह के ऊपर तो आगे बाल थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके जो हाथ काले स्याह और उसी तरह लंबे टेढ़े मेढ़े 3-3 4-4 इंच के नाखून थे, और उसके जो पाँव थे वो भी काले स्याह और उसके भी नाखून 3-3 4-4 इंच के आगे की तरफ नाखून बढ़े हुए थे। और वो चलती हुई बिल्कुल आहिस्ता से पाँव रखती हुई अंकल अदनान के बिस्तर की तरफ गई और जाके उसी तरह आराम से बिस्तर पे बैठ गई जिस साइड पे अंकल अदनान के पाँव थे। और बैठते ही उसने पहला काम जो किया, दोनों हाथ अंकल अदनान के पाँव पे रख दिए और पाँव को दबाना शुरू कर दिया।
जैसे ही पाँव पे उसका हाथ रखा गया तो अंकल अदनान जो गहरी नींद सो रहे थे थोड़े से कसमसाए, ऐसे हल्के से हिले, टांग आगे पीछे की, लेकिन वो नींद में थे और सोए रहे और वो पाँव को हल्का हल्का दबा रही थी। और वो नीचे लेटा शहबाज ये मंजर आंखों से देख रहा है कि ये वहम नहीं, मेरा ख्वाब नहीं देख रहा, मैं हकीकत में जाग चुका हूँ, ये मंजर देख रहा हूँ। और तभी उसने हल्का सा ऐसे सर ऊपर उठाया जैसे उठने की कोशिश कर रहा हो, और तभी उसने अपनी गर्दन उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मोड़नी शुरू कर दी। उसका शहबाज का सर जितना वो उठा चुका था वहीं पे रुक सा गया, जैसे किसी ने उसको थाम लिया हो, पकड़ लिया हो, जकड़ लिया हो, वो हिल ना सका। और उसका सर आहिस्ता आहिस्ता, हाथ अभी तक दबाए जा रही थी, और सर घुमाते घुमाते, अभी कमर करके बैठी थी, सर घुमाते घुमाते उसकी पूरी गर्दन पीछे तक घूम गई, जो इंसान की घूम नहीं सकती। उसका वजूद उस तरफ था, उसका सीना उस तरफ था जिस तरफ अंकल अदनान के पाँव थे, लेकिन उसकी गर्दन घूम के उसके बिल्कुल पीछे कमर की तरफ आ चुकी थी। पूरी गर्दन उसने घुमा दी पीछे तक। और तभी अदनान ने देखा कि उसने अपने दोनों हाथों से बाल जो उसके चेहरे पे पड़े थे वो हटा दिए। वही काला स्याह चेहरा और वही लाल सुर्ख आंखें। लेकिन शहबाज कहता है जो कहानी में बताई गई थी चुड़ैल खौफनाक, ये तो उससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक थी। इतनी ज़्यादा खौफनाक, इतनी ज़्यादा भयानक। सिर्फ उसकी आंखें लाल सुर्ख नहीं थी, उसका चेहरा इतना खौफनाक और भयानक था कि बयान करना मुश्किल है। ऐसा काला स्याह और अजीब व गरीब झुर्रियों वाला इतना खौफनाक चेहरा कि कहता है मैं जहाँ पे था, मैं ऐसे चीख मारने के अंदाज में ऐसे मुंह खोलने लगा तो उसने यूं उंगली का इशारा किया, जैसे कह रही हो किसी को बताना मत, चुप। और साथ ही शहबाज गिरा और बेहोश हो गया। लेकिन वो कहता है आखिरी मंजर जो मेरी आंखों ने देखा था, जब उसने यूं किया, बाकायदा आवाज़ है इस तरह कि कह रही हो चुप, बोलना नहीं। तभी कहता है मैंने आखिरी मंजर जो देखा था, उसके मुंह से एक लंबी सी ज़ुबान निकली थी, जो किसी इंसान की ज़ुबान नहीं हो सकती। इतनी लंबी और लाल सुर्ख सी ज़ुबान, ऐसी ज़ुबान जैसे आग से बनी हो। और उस ज़ुबान से अंकल अदनान के उसने पाँव चाटने शुरू कर दिए थे। आखिरी मंजर था मेरी आंखों ने जो देखा था, एक लंबी ज़ुबान निकली है और उस ज़ुबान ने अंकल के पाँव चाटने शुरू किया। और उसके बाद वो कहता है मैं बेहोश हो गया हूँ। सुबह उस वक्त मुझे होश आया जब वो बच्चियाँ और खाला जुबैदा मुझे जगा रहे थे, शहबाज शहबाज शहबाज। और मैं होश में, और मैं एकदम डर गया। सबने मुझे पूछा क्या हुआ, तुम्हें जगा रहे हैं, तुम जाग नहीं रहे। अम्मी को हम उठा के लाएं कि शहबाज भाई को क्या हुआ है, वो तो जाग ही नहीं रहे। तो होश में आ गया और उसको वो सारा मंजर याद आ गया। उसने इधर उधर देखा, सामने बिस्तर खाली था, अंकल अदनान उठ चुके थे। वो उठा, वो घबराया हुआ था, लेकिन उसको वो आखिरी याद था जिस तरह उसने कहा था चुप, बताना नहीं। वो उठा और उन्होंने कहा नाश्ता कर लो, अम्मी अब ठीक हैं। अम्मी काफ़ी रात को बेहतर हो गई थी और शुक्रिया आपका, आप रात डॉक्टर को ले आए और उनका शुक्रिया अदा किया। ये वो बैठा रहा, नाश्ता भी नहीं किया और वहाँ से उसने भागने वाली की। उसके बाद भी वो कहता है शहबाज मैं उस घर में जाता था और अंकल को उसी तरह बैठा हुआ अखबार पढ़ता हुआ सब देखता था, लेकिन एक फ़िक्रा जो हमेशा मैं कहता था कैसा हड हराम है, तब उस दिन मुझे एहसास हुआ ये हड हराम नहीं है, वो आज भी इसके साथ रहती है। अब मैं उस घर में दिन की रोशनी में जाता था, जल्दी से सामान देता था और भाग के आ जाता। फिर वैसे भी ऐसा हुआ कि हमारा मकान जो था वहाँ पे हमने बेच दिया और किसी और जगह पे हमने मकान ले लिया, बच्चियों की भी शादी होगी। फिर मेरा उस जगह पे जाना नहीं हुआ, लेकिन उस वाक़ये का मैंने कभी किसी से ज़िक्र तक नहीं किया, क्योंकि उसने वो जो मुझे इस तरह इशारा किया, मुझे लगा कि वो कह रही है कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें भी मैं नुकसान पहुँचा दूँगी। और मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं ज़िंदगी में किसी को बता सकूँ। लेकिन मेरी, वो कहते हैं ऑफ कैमरा स्टोरियाँ जब मैं सुनता था तो दिल करता था आपको सुनाऊं, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा खौफ था कि अगर ये मैंने कहानी कहीं सुना दी तो ऐसा ना हो को मेरे साथ फिर से आ जाए या मुझे नुकसान पहुंचा दे। आज भी उसका ज़ुबान निकाल के पाँव को चाटना और स्पेशली मुझे इस तरह इशारा करना मुझे याद है। तो उन्होंने जब मुझे कहानी भेजी तो मुझे कहा आप सुनाने से पहले इसको पढ़ के मुझसे रब्ता कीजिए और मुझे बात कीजिए। मैं डरता हूँ कि कहीं ये कहानी मैंने आपको सुना दी और आपने लोगों को सुना दी तो वो मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। तो आज तक मैं अपने माँ बाप को किसी को भी ये कहानी नहीं सुना सका। अब मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ, रिटायर हो गया हूँ, बच्चे जवान हो चुके, अपने अपनी शादियाँ हो चुकी, मेरे ज़िम्मे कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ कहानी सुन लेता हूँ, इबादत कर लेता हूँ और फ़रागत ही फ़रागत होती है मेरे अंदर। तो मरने से पहले ख्वाहिश है इस कहानी को सुनाऊँ, लोग भी सुने, मेरी ज़िंदगी का ये बीता हुआ सच्चा वाक़या।
लेकिन डर ये है कि इस उम्र में ये ना हो कि मुझे वो फिर से नुकसान पहुंचा दे। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनको कहा आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको पानी दम करके देता हूँ, आप पानी पीजिए और ये पढ़िए, पानी पीने से ही ये मेरी आपको गारंटी है कभी आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। खैर कुछ पर्सनल बातें भी मैंने उनको बताई, वो रिलैक्स हो गए और उन्होंने कहा ठीक है अब आप कहानी सुना दीजिए। तो उनकी इजाज़त से, शहबाज साहब की इजाज़त से ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और ये भी गारंटी है कि उनको कोई वो मखलूक अगर है अब या नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त बताना नहीं चाह रहा, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये बात मैं गारंटी से कह रहा हूँ, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये मेरी गारंटी है, कभी भी नहीं पहुंचाएगी, उनके करीब भी नहीं आएगी ऐसी की तैसी। उस तो ये एक सच्ची कहानी जो उन्होंने मुझे बताई, ये चीज़ें कुछ उन्होंने कहा छुपाइएगा शहर कहाँ, ये वाक़या है कहाँ का है कहानी, ये मैंने सारा छुपा दिया है, लेकिन ये सच्ची कहानी जो उन्होंने मुझे भेजी मैंने सुना दी है। आज भी वो ज़िंदा हैं और उनसे मेरी बात हुई है और आज भी उसका नाम लेके उसको बताते हुए शदीद डर जाते हैं कि मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उसको देखा वो बहुत भयानक थी। जितना मैंने उसके बारे में सुन रखा था उससे ज़्यादा भयानक थी और बहुत गंदी बू आती थी उससे, और वो सच है वो झूले की भी आवाज़ आती थी। तो ये कहानी थी जो मुझे शहबाज साहब ने सुनाई और मैंने आपको सुना दी। इंशाल्लाह आप भी मुझे कहानियाँ भेजिए, आपकी जो कहानियाँ हैं मैं इसी तरह आगे सुनाता रहूँगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। 0092 पाकिस्तान का कोड है, 3136655500, ये मेरा नंबर है। फिर से रिपीट कर दीजिए, 0092 ये पाकिस्तान का कोड है। अगला मेरा नंबर है 3136655500। आसान लफ्ज़ों में कहेंगे 009231655500। इस पर आप मुझे कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। लेकिन आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लाजमी लिखना है। अगर आप एंड पे आप स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।